हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ मृदा संसाधन के बारे में। अब जब मैं कह रही हूँ कि मृदा हमारे लिए एक संसाधन है, तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैम संसाधन का मतलब क्या है। तो बच्चों, जो कोई भी चीज आपको आपका काम करने में आसानी देती है और आपके लिए कोई वैल्यू देती है, वो आपका संसाधन होती है। अब मृदा यानी कि मिट्टी हमारे लिए कैसे एक संसाधन हो सकती है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ और जानते हैं कि जो हर वक्त हमारे पैरों में पड़ी रहती है मिट्टी, वो हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि हम उसे संसाधन बुला रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपकी समाज की कक्षा में हम आपका शुरू करने वाले अध्याय नंबर 10 और आपके अध्याय नंबर 10 का नाम है मृदा संसाधन यानी सॉइल रिसोर्सेस। इसमें बच्चों हम लोग मिट्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं, हमारे भारत देश के। तो चलिए इस अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी की ऊपरी सतह अत्यंत उपजाऊ मिट्टी की बनी है। सभी फसलें, वनस्पति और पेड़ पौधे इसी मिट्टी में जन्म लेते हैं, पलते और बढ़ते हैं। मिट्टी प्रकृति का एक अनोखा उपहार है। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझिए कि मिट्टी कहाँ पे है। हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह होती है ना, वहीं पे हमारी ये मिट्टी पाई जाती है, जो कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। यहीं पे हमारी सारी प्रमुख फसलें, सारी वनस्पतियां और पेड़ पौधे यहीं पे जन्म लेते हैं, पलते हैं और फूलते हैं। ठीक है। और बच्चों, जो हमारी मिट्टी है ना, ये हमारे प्रकृति का एक अनोखा उपहार है। ठीक है। पृथ्वी पर मिट्टी का निर्माण चट्टानों की टूट फूट और घिसाव से हुआ है। अब इनका निर्माण कैसे हुआ है? जो चट्टान होते हैं, जब चट्टान टूट जाते हैं, टूट के वो बहुत छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं, तब हमारी मिट्टी बनती है। ठीक है। इसके निर्माण में हजारों लाखों वर्षों का समय लगता है। ठीक है। और मिट्टी को बनने में बच्चों हजारों लाखों या कैसे तो कभी कभी करोड़ों का भी समय लगता है। पृथ्वी पर मिट्टी की मोटाई सब जगह समान नहीं है। ये कहीं से मोटी है तो कहीं से पतली है। और बच्चों, अगर आप पूरे पृथ्वी की सतह की बात करोगे तो कहीं पे जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा मोटी है, तो कहीं पे बहुत ज्यादा पतली है। ठीक है। तो चलिए, भारतीय मिट्टी के प्रकार। अब बच्चों, हम ये पढ़ेंगे कि हमारे भारत देश में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं। ठीक है। तो ये देखिए, निर्माण और उपयोगिता के आधार पर भारत में अनेक प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। इन्हें निम्नलिखित भागों में बांटा जाता है। देखिए बच्चों, हमारे भारत देश में पहाड़ है, रेगिस्तान है, तो तटवर्ती क्षेत्र है। ठीक है। इसके अलावा पठार है, हाँ, प्लेन एरिया है। तो बच्चों, इतनी सारी जब जगह हमारे भारत देश में पाई जाती है, जिसका मतलब क्या, मिट्टियां भी अलग अलग तरीके की होंगी। तो बच्चों, हमारे भारत देश में जितनी भी मिट्टी पाई जाती है, उनको निम्नलिखित भागों में हमने विभाजित किया है। वो है टोटल आपके 6 तरीके की मिट्टी हमारे भारत देश में पाई जाती है। ठीक है। तो देखिए, इन 6 तरीके की मिट्टियों का आपका नाम है। पहला है जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल मिट्टी, चौथी है रेतीली मिट्टी, पांचवी है पर्वतीय मिट्टी और छठवीं है आपकी लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब इन 6 तरीके की मिट्टियों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। ठीक है। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी क्या है। यह मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ होती है। इस मिट्टी का निर्माण हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली नदियों द्वारा लाए गए अवशेपों, चट्टानों के टूटने एवं उनके मैदानी क्षेत्रों में जमा होने से तय हुआ है। तो बच्चों, ये जो मिट्टी है ना, जलोढ़ मिट्टी, ये सारी मिट्टियों में सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है। और ये सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं, पूरे संसार में अगर कोई मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है तो वो जलोढ़ मिट्टी होती है। और ये जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जानते हो कैसे होता है? जब नदियां बहती है, तो जब ये बहकर आती है तो अपने साथ बहुत सारी चीजें लेकर आती है। तो जब ये एक जगह इसको जमा करती चली जाती है, वही जलोढ़ मिट्टी बनती है आपकी। ठीक है। इस मिट्टी में पेड़ पौधों की पत्तियां, जड़ें तथा जीवों के अवशेष मिलते हैं, जिसे ह्यूमस कहा जाता है। और जलोढ़ मिट्टी में बच्चों आपको ह्यूमस मिलेगा। नदियां अपने साथ क्या लेके आती है? नदियां अपने साथ जो पेड़ पौधे की टूट कर पत्तियां गिरती हैं वो लेके आती है, साथ ही साथ कुछ जड़ें भी लेकर आती है। और बच्चों, साथ ही साथ नदियां अपने साथ बहा के जो जीव जंतु मर जाते हैं, उनका जो अवशेष बचते हैं, वो उनको भी लेके आती है। तो जब ये सारी चीजें गल के सड़ के जब जमीन के अंदर जाके मिल जाती है, तो वो बन जाती है आपकी ह्यूमस। और इसी ह्यूमस के प्रेजेंट होने की वजह से जो हमारा जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज्यादा फर्टाइल यानी सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है हमारी। ठीक है। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। देखिए, ये मिट्टी की उर्वरा शक्ति मतलब उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। यह मिट्टी दक्षिणी भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। और बच्चों, ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, ये सिर्फ हमारे उत्तर के मैदानों में नहीं मिलता है। ये उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों के अलावा ये हमारे दक्षिण भारत का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है ना, ये वहां पे भी मिलता है। ठीक है। इस मिट्टी का प्रति वर्ष नवीनीकरण होता रहता है, क्योंकि मिट्टी की नई परतें जमा होती रहती है। और बच्चों, एक और चीज, ये जो मिट्टी है ना, ये हर साल बदलती है, क्योंकि ये नदियों से बनी हुई है। बाढ़ आते हैं, नदियां अपना रास्ता बदलती है। तो बच्चों, जिसकी वजह से ये दो
भागों में विभाजित है, खादर और भांगर। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारे भारत देश का बच्चों मैप है। इसमें आप देख सकते हो ये सारा जो 6 तरीके की मिट्टी है ना ये बनी हुई है। ठीक है, ये देखिए ये जो एकदम बिल्कुल लाइट येलो कलर में है, वही आपका जलोढ़ मिट्टी है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी कहाँ कहाँ से पूरे भारत में फैला हुआ है हमारा। ठीक है, इसके बाद काली मिट्टी की बारी है, तो काली मिट्टी देखिए यहाँ पे है। ठीक है, तो अगर आप इन रंगों को देखते जाओगे तो आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे भारत देश में मिट्टियां कहाँ पे कौन सी पाई जाती हैं। ठीक है, चलिए अब आप ये देखिए जलोढ़ मिट्टी। देखिए जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी जलोढ़ मिट्टी होती है दो तरीके की होती है। नवीन जलोढ़ मिट्टी जिसे खादर कहते हैं, नया जलोढ़ मिट्टी जिसको हम लोग खादर कहते हैं, तथा पुरानी जलोढ़ मिट्टी जिसको हम बांगर कहते हैं। ठीक है, तो खादर का मतलब नया जलोढ़ मिट्टी, बांगर का मतलब पुराना। ठीक है, खादर बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। अगर आप खादर और बांगर में देखोगे तो जो खादर होता है ना वो ज्यादा उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि हर साल इसको नदियां बदलती रहती हैं। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो बच्चों गेहूं, चावल, गन्ना, जूट, तिलहन आदि की खेती बहुतायत में होती है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों हमारे भारत देश में जो दूसरी मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है आपकी काली मिट्टी। ठीक है, देखिए काली मिट्टी क्या है आपका, यह मिट्टी दक्षिण के पठार के उत्तर पश्चिमी भाग में पाई जाती है। बच्चों जो काली मिट्टी होती है ना, जो हमारा दक्षिण का पठार है, ये उसके उत्तर पश्चिम के भाग में पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण लावा द्वारा हुआ है। और ये मिट्टी कैसे बना है? ये मिट्टी बना है बच्चों जब वॉल्केनोज आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं, तो उससे जो लावा डिपॉजिट होता है ना, ये उसी से बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी के नीचे इतनी गर्मी है कि वहां की चट्टानें गैस अथवा द्रव रूप में है। बच्चों हमारी पृथ्वी के नीचे इतनी ज्यादा गर्मी है ना कि वहां पे जो भी कुछ चट्टानें मौजूद है वो गैस के फॉर्म में है। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी सतह के कमजोर होने से चट्टान विस्फोट के साथ ऊपर आती है। तो हमारी पृथ्वी का जो ऊपरी सतह है ना ये उसके निचले भाग के तुलना में कमजोर होता है, इसीलिए जब ये फटते हैं तो ज्वालामुखी आते हैं। ठीक है, ये पदार्थ लावा कहलाता है। तो जब ये फटते हैं तो ज्वालामुखी हुआ, उसी ज्वालामुखी से जो लावा आता है, जो पदार्थ बाहर निकलती है उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, लावा पृथ्वी के अंदर से जब बाहर आकर ठंडा हो जाता है तो मिट्टी का रूप ले लेता है। ठीक है, तो यही लावा ठंडा जब हो जाता है तो ये मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और ये मिट्टी भी बहुत ज्यादा उपजाऊ है आपकी। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उत्तम है। इस मिट्टी में गन्ने की खेती भी होती है। तो बच्चों जो काली मिट्टी होती है ना ये सबसे ज्यादा उत्तम होती है आपके कपास की खेती के लिए। अब कपास मतलब कॉटन, और इसके अलावा बच्चों गन्ने की खेती भी यहाँ पे होती है। ठीक है, अब बच्चों हमारे भारत देश में तीसरे तरीके की जो मिट्टी पाई जाती है वो है आपकी लाल मिट्टी। तो देखिए लाल मिट्टी कहाँ कहाँ होती है? यह मिट्टी दक्षिण भारत के अधिकतर भागों में पाई जाती है। तो बच्चों जो लाल मिट्टी होती है ना हमारे दक्षिण भारत में ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है, इस मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें लोहे के कण अधिक मात्रा में होते हैं। ये लाल रंग की क्यों होती है? ये लाल रंग की इसलिए होती है कि इसमें लोहे के जो कण हो ना वो ज्यादा उपलब्ध है। ठीक है, यह मिट्टी कम उपजाऊ होती है। और बच्चों ये जो मिट्टी होती है ना आपकी काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी की तुलना में सबसे कम उपजाऊ होती है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे कंकड़ मिले होते हैं। ये कम उपजाऊ क्यों होती है? क्योंकि इसमें कंकड़ होते हैं बच्चों, इसमें बहुत छोटे छोटे कंकड़ इसमें मिले होते हैं। ठीक है, फिर भी बच्चों ये जो लाल मिट्टी है ये हमारे कुछ संसाधनों को उगाने के काम आती है। जैसे इसमें आप ज्वार, बाजरा या मूंगफली की खेती कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे रेतीली मिट्टी की। ठीक है, वैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है रेतों में पाया जाता है तो उसको हम रेतीली मिट्टी कहते हैं। ठीक है, इस मिट्टी में रेत के कण अधिक होते हैं, परंतु यदि इस मिट्टी को समुचित जल मिल जाए तो इसमें कृषि की जा सकती है तथा इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। ठीक है, इस रेतीली मिट्टी में बच्चों रेत के कण सबसे ज्यादा होता है। तो रेत के कण अगर है तो अनुपजाऊ हुए, लेकिन अगर इसको सही मात्रा में पानी मिल जाए तो आप इसमें खेती कर सकते हो। ठीक है, उदाहरण के लिए इंदिरा गांधी नहर ने राजस्थान के कुछ बंजर भागों को उपजाऊ बना दिया है तथा इस क्षेत्र में अनेक फसलें उगाई जाने लगी हैं। तो उदाहरण के तौर पे बच्चों जो रेतीली मिट्टी होती है वो खासतौर पर राजस्थान क्षेत्र में पाई जाती है। तो राजस्थान क्षेत्र में हमारी एक नहर है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर से सिंचाई के लिए पानी मिलने के साथ ही ये जो रेतीली मिट्टी है इसमें बहुत ज्यादा फसलें अब उगाई जा रही हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों बारी आती है हमारे पांचवें तरीके की मिट्टी की जिसका नाम है आपका पर्वतीय मिट्टी। नाम से पता चले पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मिट्टी पथरीली एवं चट्टानी होती है। अब आप पर्वत की बात कर रहे हैं तो यहाँ का जो सरफेस होगा बहुत ज्यादा आपका पथरीला होगा और साथ ही साथ चट्टानों की तरह होगा। ठीक है, यह मिट्टी उपजाऊ नहीं होती, तो ऐसी मिट्टियां बच्चों उपजाऊ नहीं होती हैं। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर कुछ फसलें, तो पर्वत के क्षेत्रों में बच्चों सीढ़ी नुमा बनाया जाता है स्ट्रक्चर और उसमें खेती की जाती है। बच्चों पर्वतीय क्षेत्रों में ना कुछ फसलें उगाई जाती हैं जैसे कि आपकी धान है, मक्का है, आलू है आदि की खेती की जाती है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों फिर बारी आती है हमारे छठवें
मिट्टी के प्रकार की, वो है आपका लेटेराइट मिट्टी। तो ये लेटेराइट मिट्टी कहाँ है, देख लीजिए। यह मिट्टी भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। जो लेटेराइट मिट्टी है ना बच्चों, ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां पे वर्ष भर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, भारी वर्षा के कारण इस मिट्टी का कटाव अधिक होता है। देखिए, अब भारी वर्षा है यहाँ पे, तो मतलब ये मिट्टी क्या होगी, बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी। लेकिन उपजाऊ से पहले इसमें कटाव बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है तो पानी बहेगा, तो पानी अपने साथ मिट्टी को काट के लेके चला जाता है। इसीलिए सारे मिट्टियों में सबसे ज्यादा जो कटाव की समस्या है वो लेटेराइट सॉइल में आती है। ठीक है, यह मिट्टी कंकरीली, पथरीली तथा कम उपजाऊ होते हैं। इसीलिए बच्चों इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा होते हैं, क्योंकि नदियां आ रही है बार बार अपने साथ लेके जा रही हैं, क्योंकि उपजाऊ क्षमता भी कम होती है। ठीक है, यह मिट्टी उत्तर पूर्वी पहाड़ियों तथा दक्षिण की पहाड़ियों के पश्चिमी ढलानों पर पाई जाती है। तो बच्चों, जो लेटेराइट हमारी मिट्टी होती है, ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जैसे कि हमारे उत्तर पूर्वी भारत में पहाड़ है, इसके अलावा दक्षिण में जो हमारे पहाड़ है ये वहां पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय तथा कहवा की खेती होती है। पर बच्चों देखिए, कोई भी मिट्टी खाली नहीं है, सब में कुछ ना कुछ बोया जाता है। तो बच्चों, लेटेराइट मिट्टी जो होती है ना, इसमें हमारे चाय की खेती, हमारे कॉफी की खेती और हमारे कहवा की खेती होती है। ठीक है, चलिए अब मिट्टी को उपजाऊ बनाना। अब बच्चों, अब हम लोग ये देखेंगे आपके इस अध्याय में आगे कि किस तरीके से हम अपनी मिट्टी को ज्यादा से ज्यादा उपजाऊ बना सकते हैं। तो देखिए, कैसे आप उपजाऊ बना सकते हो मिट्टी को। आप पढ़ चुके हैं कि हमारे देश में सभी जगह एक जैसी मिट्टी नहीं पाई जाती। इनमें से कुछ अधिक उपजाऊ है तो कुछ बहुत कम उपजाऊ होती है। अंततः मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डाली जाती है। खाद प्रमुख रूप से 3 रूपों में उपलब्ध होती है। तो बच्चों, आप लोग अभी इस पूरे अध्याय में पढ़े हो कि हर जगह मिट्टी एक जैसी नहीं है। कोई मिट्टी बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है तो कोई मिट्टी बहुत कम उपजाऊ होती है। तो बच्चों, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए उसमें खाद डाले जाते हैं। खाद आपके ना 3 रूपों में आते हैं। पहला है गोबर की खाद, इसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। गोबर, जो गाय भैंसों के वेस्ट होते हैं गोबर, उनसे बने हुए खादों का आप इस्तेमाल कीजिए। फिर है हरी खाद, और तीसरा आता है रासायनिक खाद, जिसमें रसायन मिले होते हैं। खाद डालने से मिट्टी को कुछ विशेष तत्व प्राप्त हो जाते हैं। अब बच्चों, सवाल यहाँ पे ये आता है कि आप खाद क्यों मिलाओगे। खाद मिलाने से हमारी मिट्टी की क्या होती है, जो फर्टिलिटी है वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए अब मिट्टी का संरक्षण। अब बच्चों, हमारी मिट्टी को बचाने का उसको संरक्षण करने की जिम्मेदारी हम मनुष्यों की है। तो कैसे आप उसको बचा पाओगे, देख लीजिए। वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढ़ आ जाता है, जिससे खेती की उपजाऊ मिट्टी बह जाती है। जो बच्चों, वर्षा ऋतु आती है, बहुत बारिश की वजह से बहुत सारी जो मिट्टी है वो बह जाती है। ठीक है, इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो बच्चों, जब ये मिट्टी बह जाती है तो हमारी जो मिट्टी है ना, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, मिट्टी का कट कट कर बहना और भूमि को बेकार करना मिट्टी का कटाव कहलाता है। मिट्टी का कटाव क्या होता है, मिट्टी ना बरसात के टाइम पे एक एक करके कट कट के बारिश के पानी के साथ बहती रहती है, इसी को कहा जाता है मिट्टी का कटाव। मिट्टी के कटाव को रोक रहा था, इसकी उर्वरता को बनाए रखना मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। तो बच्चों, जिस प्रकार से हम मिट्टी को कटने से बचा सकते हैं, साथ ही साथ उसकी फर्टिलिटी को हम बचा के रख सकते हैं, वही आपका कहलाता है मिट्टी का संरक्षण। तो ये सारी चीज आप कैसे करोगे, तो चलिए देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। तो पहला है बच्चों, पहला हम ये कर सकते हैं, अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। तो बच्चों, सबसे पहला तो यह है कि पेड़ लगाइए, जितना हो सकता है पेड़ लगाइए, क्योंकि पेड़ के जो जड़ें होती है ना, वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं। तो इससे पानी कितना भी आ जाए, ये उतना मिट्टी को काट के अपने साथ लेके नहीं जा सकती। फिर दूसरा है बच्चों, मिट्टी के कटाव को नदियों पर बांध बनाकर रोका जा सकता है। इन बांधों से बाढ़ पर नियंत्रण किया जा सकता है। अब बांध बनाइए, बांध से क्या होता है, बाढ़ अगर नहीं आएगा तो मिट्टी का कटाव कैसे होगा। ठीक है, फिर तीसरा तरीका है बच्चों आपका, प्राकृतिक एवं रासायनिक खाद के उपयोग में भी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में सहायता मिलती है। ठीक है, फिर चौथा है आपका, पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। जो हमारे पर्वत वाले क्षेत्र है, वहां पे सीढ़ी नुमा खेत बनाइए और वहां पे आप फसलें उगाइए। ठीक है, फिर पांचवा तरीका है जिससे हम मिट्टी की कटाव को रोक सकते हैं, वो है बच्चों, फसल चक्र द्वारा भी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। दलहनी फसलें मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है, अतः बारी बारी से इन फसलों को बोया जा सकता है। बच्चों, बहुत से फसल ऐसे होते हैं ना जो हमारी मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखने में काम आते हैं। तो वैसे ही कुछ हमारी दलहनी फसलें हैं, आप इनको एक एक करके लगाइए, उससे हमारे जमीन की फर्टिलिटी बनी रहेगी। फिर बच्चों, छठवां है, जानवरों की अनियमित चराई पर नियंत्रण करना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों, यहाँ पे ये हमारा अध्याय पूरा होता है। अब आइए जल्दी से देखते हैं कि इस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। तो बच्चों, इस अध्याय में हमने पढ़ा है
पृथ्वी पर मिट्टी का निर्माण चट्टानों की टूट फूट और घिसाव से हुआ है। ठीक है, फिर दूसरी चीज हमने पढ़ी है, ह्यूमस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, और ह्यूमस कहाँ पाया जाता है? आपकी जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हमने ये भी पढ़ा है कि हमारे भारत देश में, या कह सकते हो पूरे विश्व में, हमारी जो मिट्टियां होती है मुख्यतः 6 प्रकार में विभाजित की जाती है। पहली है जलोढ़ मिट्टी, फिर दूसरी है काली मिट्टी, तीसरी है लाल मिट्टी, चौथी है रेतीली मिट्टी, पांचवी है पर्वतीय मिट्टी और छठवीं है आपकी लेटेराइट मिट्टी। ठीक है, फिर बारी आती है आपकी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखना तथा कटाव को रोकना मिट्टी का संरक्षण कहलाता है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये अध्याय पूरा होता है। अब आप सभी लोगों को बच्चों इस अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसका अभ्यास कार्य पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आप सभी लोगों से विदा लेती हूँ और मैं मिलूंगी अब आप सभी लोगों से आपकी अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय। तो देखा बच्चों आपने, आप सोच के देखिए, अगर मृदा नहीं होगी तो वन नहीं, पेड़ नहीं होंगे, पेड़ नहीं होंगे तो वन नहीं होंगे, और वन नहीं होंगे तो हम नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपके पेड़ नहीं हुए तो आपके पास ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास खाना नहीं है। तो इसीलिए आपकी मृदा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संसाधन है। और संसाधन हम इसे इसलिए भी कह रहे हैं कि अगर आप मिट्टी को बनाने की प्रोसेस को देखेंगे, मृदा फॉर्मेशन को देखेंगे, तो आपको ही पता चलेगा कि मिट्टी को बनने में कितने लाखों साल लगते हैं। अगर हम इसी तरीके से मिट्टी को संरक्षित नहीं कर पाए तो फिर मिट्टी को देखना हमारे लिए डायनासोर को देखना जैसा हो जाएगा, जिसे हमने कभी देखा है नहीं, सिर्फ उसकी बातें ही सुनी है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।